हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। यूपीडब्ल्यूसी पीटी प्रैक्टिस में सभी स्वागत है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की गारंटी मैं लेता हूँ, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। जितना मैं करा रहा हूँ वो आप लोग करते चलिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखिए, उसके बाद ही वीडियो लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये शानदार प्रैक्टिस सेट। समय कम बचा है तो उससे पहले यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा आप टाइम निकाल सकते उतना पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन इतना हाई है कि इसमें परसेंटाइल जो है बहुत अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन पहले हिस्ट्री के देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से जो कौन सुमेलित नहीं है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए प्रैक्टिस सेट। तो क्या हो जाएगा, शुंग जो है ये विदिशा के थे, सातवाहन, प्रतिष्ठान और कदम्ब बनवासी, ये सारे मैच हैं। लेकिन आप देखें कि चंदेल और उज्जैन ये यहाँ पे मैच नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा तो कहते हैं अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है। अशोक का जो एक अभिलेख है वो कौन सा है, मतलब तो उसमें एक पुत्र का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे वो पुत्र का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कौन, तीवर। ठीक है, तीवर जो उनका पुत्र था उसका उनके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और अभिलेखों में इनका नाम क्या देखने को मिलता है, प्रियदर्शी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 में कहा गया गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंकित व्यक्ति कौन था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, सबसे आखिरी जो व्यक्ति कौन था जिसको उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी थी, तो वो हो जाएंगे कौन से, सुबुद्ध हो जाएंगे। ठीक, कौन थे यहाँ पर, सुबुद्ध हो जाएंगे। याद रखेंगे, पहला तो पूछा जाता है आपसे, सुबुद्ध भी पूछा जाएगा जो लास्ट व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अभिलेखों से प्रश्न जरूर आते हैं, वो भी अशोक के। तो कौन सा अभिलेख है जो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो पशु बलि है उसको बैन कर दिया गया था, यानी किसी भी देवी देवता को आप पशु की बलि नहीं चढ़ा सकते। तो यह हुआ था यहाँ पर शिलालेख 1, यानी कि जिनका पहला ही यहाँ पे इंस्क्रिप्शन था, पहला ही अभिलेख था, उसमें आपको देखने को मिला कि पशु बलि को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, ये वही अशोक हैं जिन्होंने युद्ध नीति को त्याग करके यहाँ पर शांति का भाव प्रकट किया था। कौन से युद्ध में, कलिंग युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अब निजामुद्दीन जो औलिया हैं उन्होंने किस सुल्तान से भेंट करने को इनकार कर दिया था, तो वे व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, याद रखेंगे वो हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और निजामुद्दीन औलिया के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और इन्होंने इससे मिलने से भी इनकार कर दिया गया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी उनको थोड़ा सा मानते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया, तो ये 5 क्वेश्चन आपके आने हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। कहा गया कि कर्नाटक का गांधी के नाम से किससे जाना जाता है। ठीक है, अब कर्नाटक के गांधी के नाम से भी जाना जाता है कुछ लोगों को, तो वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए हरदेकर मंजप्पा। ठीक है, अवधेकर मंजप्पा। और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि सीमांत गांधी से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी कौन है, वो हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, कर्नाटक के गांधी कौन है, हरदेकर मंजप्पा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि निम्न संस्था में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित की गई थी। ठीक है, अब कौन सी एक संस्था है जो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित कर दी गई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वो होगा आपका यहाँ पर कौन सा, एक तो काशी विद्यापीठ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बिहार विद्यापीठ। ठीक है, तो इन दोनों को स्थापित किया गया था सभी ने मतलब जो असहयोग आंदोलन था उसके शासनकाल में। ठीक है, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के समय इसको स्थापित किया गया था, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रथम जेल जाने वाला जो भारतीय था वह था यहाँ पर तिलक। ठीक है, याद रखेंगे जो तिलक थे वो सबसे पहले जेल गए थे, ये पत्रकारिता निभाते हुए गए थे
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको रिवीजन मटेरियल चाहिए जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का आपको मिलेंगे, तो रिवीजन मटेरियल के लिए आपका करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आपको नंबर सेव नहीं करना, सिर्फ क्लिक कर देना है, वहाँ पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी PDF आपके लिए डिजाइन करी गई हैं। तो 9 में कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो बनी थी विभाजन परिषद, उसमें जो सदस्य शामिल था वो कौन था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जवाहरलाल नेहरू इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं जो वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया। ठीक है, वंदे मातरम का संपादन जो है यानी कि जो लिखा है किसने लिखा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरविंद घोष ने। ठीक है, याद रखेंगे संपादन जो है जो एडिटेड है, मतलब लिखा नहीं, जो एडिटेड है ना, फिर संपादन जो है किया वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं भूगोल के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो कहा गया कि 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री का तापमान कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक आदर्श रहता है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन है, तो वो हो जाएगी चाय। ठीक है, चाय में होता क्या है, बेसिकली सबसे ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता होती है, और एक खास ये बात होती है कि पानी इसमें रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, पानी भी इसको सबसे ज़्यादा चाहिए और पानी इसमें रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखिए पहाड़ों पे होती है ताकि पानी गिरे तो इसमें रुके ना, बल्कि यहाँ पर वो बह जाता है। ठीक है, ढलान के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान है इसमें से बोलता है कौन सी एक नहीं है, तो ये देखिएगा, एक तो यहाँ पे देखिए लेकोलिथ, डाइक और सील, ये सब आग्नेय चट्टानें होती हैं, लेकिन यहाँ पे चीका जो चट्टान है ना, ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है ये देखिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जैसे उत्तर भारत का मैदान जो है ये सबसे उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब ये कहाँ पे नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो देखिएगा, याद रखेंगे, एक तो आपका तमिलनाडु में तो पाई जाती है, वहाँ नदी, जहाँ नदियाँ हैं वहाँ सब जगह पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं ऐसा नहीं, मतलब देखने को नहीं मिलती, देखने को मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जितना बाकी राज्यों में है। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी आप सभी को पता है, एक यहाँ पे जो है एलिमेंट होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका एंटीमनी का मुख्य उत्पादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में, तो कहा गया कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है वो किस तरीके की जलवायु है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, कैसी है, उपोष्ण कटिबंधी, यानी कि सब ट्रॉपिकल इसकी आपकी जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखे जाते हैं, भारत में प्रौद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। सबसे पहले भारत में जो आपका औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा कब हुई, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1948 में। ठीक है, प्रथम यहाँ पर कहें फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो एक हिंदू वृद्धि दर है ना, वह पद किसने निजात किया, तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज कृष्णा। ठीक है, राज कृष्णा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे कि अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है अनवरत योजना। ठीक है, ये किस सरकार द्वारा चलाया गया, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जनता दल सरकार के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो जनता दल सरकार के द्वारा अनवरत योजना को चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि कौन सा संबंध जो है वो एक हमेशा सही होता है, ये आपको बताना है। तो 19 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, देखिए आई इक्वल टू क्या होता है। ठीक, आई इक्वल टू का उपभोग प्लस बचत। ठीक है, उपभोग प्लस बचत यानी कंजप्शन प्लस सेविंग जो है वो आपकी टोटल इनकम होती है। ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग जो है ये आपकी टोटल इनकम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे। ठीक है, अब भारत में
जो चावल की खेती होती है आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पे है, पहले पे है चीन और दूसरे नंबर पे भारत चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है भारत में चावल की खेती जो है सर्वाधिक मात्रा में करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि किसने ये कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, तो ये आपको बताना है किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गांधी। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जनमत जो है वो क्या है। ठीक है, जो जनमत होता है वो क्या होता है, तो 22 का देखिए चुनाव के समय आपको ये वर्ड ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये होता है कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर सबकी आधारित राय। ठीक है, मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं तो उसमें से सबकी जो राय है एक ही विषय पे बनती है, तो उसे कहते हैं कि जनमत है। ठीक है ना, कि जनमत बहुमत से ये यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अब कौन सा संशोधन है यहाँ पर ये बोला कि दल बदल से संबंधित है, और दल बदल जो है ये कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो याद रखेंगे इसके जो यहाँ पे 10वीं अनुसूची है ये आपकी संबंधित है दल बदल कानून से। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 52वां संविधान संशोधन होता है ये क्या होता है, बेसिकली हमें राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है, नवा कौन सा है, नवा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहते हैं संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित। ठीक है, नागरिकता के प्रावधानों से जो संबंधित है वो कौन सा भाग है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता जो है वो आपके पार्ट 2 में स्थित है। ठीक है, पार्ट 2 में आपको नागरिकता मेंशन हुई मिलती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो कहते हैं 1953 में पहला वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो पहला यहाँ पे एक आयोग बना था फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका वर्ग आयोग है ये यहाँ पर सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा काका कालकेकर। ठीक है, सभी को पता होगा ये काका कालकेकर जो हैं इनके अध्यक्षता में सबसे पहले जो है वर्ग आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे आप, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको मिलान करना, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं कैटल फिश की, तो कैटल फिश जो संबंधित रहता है यहाँ पर मोलस्का से संबंधित है। ठीक है, कैटल फिश जो है ये मोलस्का से संबंधित है। सिल्वर फिश की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कीड़ा हो जाएगा। और ब्लैक फिश की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, और नीली व्हेल की बात करते हैं तो आप ये सभी बताइए एक स्तनधारी है। ठीक है, कौन सी स्तनधारी है, आप इससे नहीं समझे तो चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं। जो आपकी कैटल फिश होती है ये मोलस्का की श्रेणी में आती है। ठीक है, अब बाकी अगर सिल्वर फिश की बात कर लेते हैं तो ये आपका वार्म में आता है। फिर ब्लैक फिश जो है ये आपका फिश में आता है, और यहाँ पे जो वेल है ये आपका मैमल्स में आता है। ठीक है, समझ गए, इसी तरीके से आपको मैच करना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका जो एकदम वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जो दृष्टिपटल है, जो बेसिकली यहाँ पे रेटिना है, रेटिना पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, जो हमारी आंखों में इमेज जो बनती है किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं तो वो कैसी इमेज बनती है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक तो वह वस्तु से छोटा बनता है और वह उल्टा होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं ना कि आप इधर है तो ठीक है तो आपको उल्टा दिखती है। ठीक है, होगा जो रेटिना है उस पर उल्टा वस्तु दिखती है और यहाँ पे वो वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 27 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं इसका निर्माण होता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो हैं इसका निर्माण होता है, तो याद रखेंगे 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो लिम्फोसाइट में। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बेसिकली यहाँ पे लिम्फोसाइट में बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपने करा भी है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे ये क्या होता है, आप जल्दी से बताइए। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है Mg वाला वो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 में, तो कहते हैं ना कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ठीक है,
विद्युतीय चुंबक यानी कि जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे गामा रेज। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में एक चीज़ पढ़ी होगी कि गामा रेज जो इतनी पावरफुल होती हैं कि 30 सेंटीमीटर की जो मोटी एक चादर होती है लोहे की उसको भी ये क्रॉस कर सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप करंट अफेयर के देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस देखेंगे, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो अच्छा एक बार जरूर बताइए कमेंट में कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, कहीं आप टफ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए इतना आसान तो नहीं आता है, आप लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि हाल ही में से कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। ठीक है, ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है वो कौन सा है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है, जो चंडीगढ़ हाईवे है यह भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। ठीक है, मुफ्त में पानी मुहैया कराने का ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा में क्या है बेसिकली यहाँ पर राज्य सरकार ने अनाउंस किया कि अब सभी को मुफ्त पानी दिया जाएगा जहाँ जहाँ भी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया। ठीक है, ममनून हुसैन जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब तो बुढ़ा के मुँह भी गए हैं बुढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ना कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया। ठीक है, किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान बनाया जाएगा ये आपको बताना है। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए डी, यानी कि नोएडा में बन रहा है आपका। ठीक है, क्या बनना है, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, नोएडा में बनना है इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जो कारगिल का युद्ध हुआ उसको जीतने के बाद 55 का देखें तो वह मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को हम कारगिल युद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 26 जुलाई को। तो याद रखेंगे, ऐसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी सुमित एंटिल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पैरा खिलाड़ी जो सुमित एंटिल हैं इनको एक पद्म पुरस्कार दिया गया, वो कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर पद्मश्री। ठीक है, सुमित एंटिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सुमित एंटिल किससे संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है ना किस राज्य में है, 2021 की जो वन रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये बहुत सालों से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और सबसे कम कहाँ पे, सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन से बन गए हैं। ठीक है, ये गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं, तो याद रखेंगे ये दुबई एक गोल्डन वीज़ा देता है। तो 59 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए क्या, वो हो जाएगा मिल्खा सिंह। ठीक है, क्या होगा, जीव मिल्खा सिंह जो है इनको यहाँ पर गोल्डन वीज़ा दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 59 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो है किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी। ठीक है, किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा करी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी गई किसानों की आय दोगुना करने के लिए। ठीक है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। तो कहा गया जो पायली एक्सप्रेस है इसको
के नाम से जाना जाती है। ठीक है, पायली एक्सप्रेस जो है ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा यहाँ पे पीटा ऊषा। ठीक है, कौन? पीटी ऊषा जो है ये आपकी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। याद रखेंगे ये एक यहाँ पे एथलीट थी। ठीक है, कौन थी ये एक एथलीट थी और इनको पायली एक्सप्रेस नाम से भी कहा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नवंबर में भारत को कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? ठीक है, नवंबर में भारत का एक राज्य है जो कौन सा महोत्सव मनाता है? संगाई महोत्सव सेलिब्रेट करता है। तो ये बताना है आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। ठीक है, भारतीय अमेरिकी एक लेखक हैं, भारतीय अमेरिकी, उनका नाम है श्याम सरन। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका आपको पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। क्या होगा? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ये इस नाम से एक पुस्तक है जिसको लेखक श्याम सरन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? इसकी शुरुआत हुई 1952 से। ठीक है, 1952 से, ये भी इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा। तो कलिंग पुरस्कार जो है ये देखिएगा, तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पे 64 का राइट आंसर क्या है? वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65। तो कहते हैं कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 66 में कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था, तो ये कब हुआ था? ठीक है, तो भारत पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ 1971 वाला, वहाँ पर देखेंगे कि 1971 में बांग्लादेश स्थापित हुआ या बांग्लादेश अलग हुआ। तो 66 का राइट आंसर जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी दिसंबर 1971 की बात है, वरना कहीं कहीं 71, 72, 73 भी देखने को मिलेगा, तो आप 71 लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है यहाँ पर चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि तवांग मठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तवांग मठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तो पूछे जाते हैं, जो मठ हैं वो भी पूछे जाते हैं कई एग्जाम में। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शायद पिछली बार पीटी में पूछा भी गया था इसी तरीके का। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? अब देखिए, ये जो आपका नवीनतम राष्ट्र है ना दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी जो है बेसिकली वो कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? वो हो जाएगा जूबा। ठीक है, जूबा जो है ये दक्षिणी सूडान जो साउथ सूडान है इसकी राजधानी। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विभिन्न एसएससी में भी पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम से ये पूछा जा चुका है। तो ये क्या हो जाएगी? जूबा हो जाएगी। दक्षिणी सूडान जो है ये आपका राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? ठीक है, यूरोपीय संसद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका लग्जमबर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, और आपकी पॉलिटी हो गई, पॉलिटी, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो नहीं आना था सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश की तरफ और उसके साथ साथ पैसेज की तरफ। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो कहते हैं कि जिससे पार करना कठिन हो। ठीक है, जिससे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, ये आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे दुर्गम। ठीक है, कहते हैं ना बहुत ही दुर्गम रास्ता है, यानी कि उसको पार करना कठिन है, इसीलिए इसको दुर्गम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंह की खाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ है जो वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, उसको कहते हैं पराजित होना। ठीक है, पराजित होना मतलब हार जाना, ये मुंह की खाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि तुड़ीर शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुड़ीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, ये होगा क्या आपका अर्थ इसका? वो होगा यहाँ पे निशंक। ठीक है,
तुड़ीर का पर्यायवाची होता है निसंग। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि देखिए कि मधुर शब्द की सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो मधुर शब्द है आपका, इसका एक विलोम शब्द है वो आपको चयन करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा 29 का जो सटीक मधुर का होगा ये कटु होता है। ठीक है, कहते हैं मीठा बोलना है कड़वा बोलना है, तो मीठा और कड़वा अपोजिट है, इसी तरह मधुर और कटु जो है आपस में अपोजिट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अबलो नसानी अब न नसहों। ठीक है, अबलो नसानी अब न नसहों पद तुलसीदास की किस कृति में है। ठीक है, ये पद जो दिया गया है ये तुलसीदास की विनय पत्रिका। ठीक है, याद रखेंगे विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की है। अब यहाँ पे ये तो आप सभी को पता है कि अबलो नसानी अब न सही है विनय पत्रिका की एक कृति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है, छोटा सा बहुत छोटा सा पैसेज है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ दिस इज सो इफ़ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रीड कॉज फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन इनसाइट एंड जजमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहते हैं ना कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो लिटरेचर के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो याद रखेंगे इसमें हमने अभी पढ़ा कि दैट इज़ टू सम एक्सटेंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आपका इसमें ये ओपिनियन रखा जाता है सबके द्वारा। बताते हैं 42 में कि एंटोनिम्स ऑफ कंक्लूड। ठीक है, जो कंक्लूड है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा कंक्लूड का। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए 42 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कमेंस। ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया ना कि द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड डैश इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो मैच हैज़ बीन पोस्टपोन डैश इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा बिकॉज। ठीक है, मोस्ट मैच जो है वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी बाहर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दिस इज़ द बॉय डैश पेरेंट हैव डाइड। ठीक है, कहते हैं ना कि यह एक लड़का है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो मर चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हुज। कहते हैं ना कि जिसके के लिए हुज के यूज करते हैं, तो हुज पेरेंट्स हैव डाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि लीव दिस रूम विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन दिस। दिस जो है ये किस पार्ट का मतलब कौन सा स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है आपको बताना है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि रूम की विशेषता बता रहा है। बेसिकली कहते हैं कि यह रूम आप छोड़ दो। ठीक है, यह रूम अच्छा है। ठीक है, यह रूम, तो दिस रूम तो क्या होता है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो आपकी विशेषता बताते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दिस रूम, यह रूम आप छोड़ो, तो वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगले में क्या है, आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो इसमें देखिएगा कहा क्या गया है कि 5 खिलाड़ियों की एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है। ठीक है, कहा गया क्या, वाणी जो है ये क्या है, रानी से बड़ी है। ठीक है, रानी से बड़ी है, तो हमने वी से वाणी, री से रानी लिख दिया। फिर कहते हैं सीता जो है वाणी से छोटी है। ठीक है, जो सीता है वो वाणी से छोटी है, मतलब वाणी बड़ी है, तो ये सीता हो गई। सीता जो है वाणी से छोटी है। ठीक है, वाणी मतलब सीता से बड़ी है, परंतु रानी से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया सीता जो है वो रानी से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे वाणी से छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं तो ये सीता जो है इससे बड़ी है, ये कि यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे हम, एक ये हमारी बन रही है। फिर कहते हैं नीता मैरी और रानी से छोटी है। ठीक है, जो मीता है, जो नीता है वो मैरी और रानी से छोटी है। ठीक है, अब रानी से छोटी है मतलब क्या है, रानी जो है बड़ी है, किससे, रानी बड़ी है, नीता से बड़ी है। और नीता जो है ये किससे छोटी है, ये रानी से भी छोटी है। ठीक है, और मैरी से भी छोटी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसके बीच में एम भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो हम इसको अभी लिख ले रहे हैं, मतलब बाद में देखेंगे किसका कंक्लूजन क्या लिखा है। फिर कहता है जो रानी है वो मैरी से बड़ी है। ठीक है, जो रानी है वो मैरी से बड़ी है। अब रानी जो है ये मैरी से बड़ी है। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारा ये पूरा आ गया, इसको हम मिटा दें अगर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम हो गया हमारा। ठीक है, एम से बड़ा क्या था, ठीक है, एम से छोटा क्या था, एम से छोटी यहाँ नीता भी थी। ठीक है, तो एम से छोटी जो एम नीता से बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन होगा, तो इस टीम में किसकी आयु 5 के मध्य में है। तो आप देख पा रहे हैं 5 खिलाड़ी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जो
ठीक है, रानी है ना, रानी, इसकी आयु जो है ये सबसे मध्यम है। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, रानी करेक्ट आंसर हो जाएगी। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, लेकिन अच्छे होते हैं। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि जो अन्य तीन से भिन्न है, ऐसा शब्द बताना है जो अन्य तीन से भिन्न है। तो देखिएगा, तांबा है, सोना है, कांसा है, चांदी है। तो 47 का राइट आंसर होगा आपका कांसा होगा। क्यों होगा, देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए, तांबा जो है ये आपका फ्री स्टेट में, मतलब क्या है, ये प्योर है, चांदी, सोना, तांबा। लेकिन कांसा जो है ना, ये दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये सब एक धातु हैं, ठीक है, लेकिन जो कांसा है ये दो धातुओं का मिश्रण होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सबसे अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, एक घड़ी है यहाँ पे, तो बोला गया है कि 8:30 बजे की बात है। तो 8:30 क्या है, ये तो यहाँ पे 6 होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होता है 9 और यहाँ पे 12 होता है। तो ये जो छोटी वाली सुई होगी ये यहाँ पे होगी, ठीक है, और बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखिएगा 90 से कम है कि नहीं है, 90 से कम है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इतना भी कम नहीं है कि 75 के नीचे आ जाए, तो 90 से थोड़ा सा कम है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वरना फार्मूले से भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर है। ठीक है, कथन है यहाँ पर दिया हुआ कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। अब देखिए, पहला तर्क कहता है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। ये यहाँ पर आपको बताना है, तो क्या होगा देखिएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ये बात उन्होंने बोल दी। अब आपको क्या देखना है, आपको ये दो तर्क देखना है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये होगा आपका या तो एक या तो दो, दोनों मजबूत होते हैं, मतलब या तो एक हो या तो दो होगा। क्यों, देखिए, अगर देखिए हाई प्रेशर से अगर इसमें गैस भरी है, हमारे जो आपके घर में सिलेंडर भी आता है उसमें भी आप हाई प्रेशर से गैस जो उसमें भरी जाती है तो लिक्विड में आती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे क्या होती है, वो हवा के संपर्क में आती है तो एयर हो जाती है। इसीलिए जब गैस जलाने के लिए आप ऑन करते हैं तो देखेंगे बर्नर के पास एक आपको गैप दिया जाता है, उसके बाहर यहाँ से मतलब गैप होता है, यहाँ से उसकी लो जाती है, यहाँ निकल के तब आग जलती है। ठीक है, तो ये जो एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो है एयर में हो जाता है, लेकिन उसके पहले लिक्विड में होता है। तो याद रखेंगे, या तो एक या तो दो मजबूत होगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं। ठीक है, चलिए हम इसको बना लेते हैं। ए है और बी हैं, ये कहते हैं भाई हैं। ठीक है, तो दोनों भाई बोल दिया है यहाँ पे, देख लीजिए। फिर कहते हैं ई पुत्री है एफ की। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। एफ पत्नी है बी की। अब जब एफ है वो पत्नी है, ये देखिए, ये पति पत्नी हो गए, बी एफ की नहीं हो गए। ठीक है, अब ई का ए से संबंध बताना है। उससे पहले जो हमने छोड़ा था इसको देख लेते हैं। तो ए पुत्री है एफ की। ठीक है, एफ की यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो पुत्री है, वो कौन सी हो जाए, ई है, ये पुत्री है, ये ठीक है, ये पुत्री है। अब कहते हैं ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पापा के भाई हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, वो बिल्कुल सी बात है, वो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे चाचा कहलाएंगे। और चाचा से आपका क्या संबंध हो जाएगा, वो हो जाएगा भतीजा या भतीजी। तो ये फीमेल थी तो ये हो जाएंगे यहाँ पे भतीजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भतीजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हो गया आपका रीजनिंग के 5